हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमरा आरजे अमिन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर एक बार फिर से लेकर आया हूँ कुछ ताज़ा तरीन खबरें। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। ये आती हैं हम लोगों के पास हिंदी बीबीसी के माध्यम से, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अमेरिका की नागरिकता और कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पैसे देकर आप बन सकते हैं वहाँ के नागरिक, 44 करोड़ रुपए में खरीदी जा सकेगी वहाँ की नागरिकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम को शुरू करने की अपनी योजना के बारे में ऐलान किया है। इसकी कीमत $50 लाख यानी करीब 44 करोड़ रुपए होगी और ये अमीर लोगों के लिए अमेरिकी नागरिकता पाने का रास्ता होगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कैबिनेट की पहली बैठक के बाद कहा, ये लोग अमीर होंगे और सफल होंगे, ये लोग खूब पैसे खर्च करेंगे और बहुत सारा टैक्स भी भरेंगे, ये कई लोगों को रोजगार देंगे। हमारा मानना है कि बहुत सफल होने वाला है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड ल्यूटेनिक ने भी एक मीटिंग में कहा कि गोल्ड वीज़ा विदेशी निवेशकों के लिए मौजूदा वीज़ा प्रोग्राम की जगह लेंगे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी। ट्रंप के इस साल के ऐलान के बाद कई तरह की आशंकाएं और अटकलें जानकारों और नागरिकता पाने की कतार में खड़े लोगों के मन में हैं। हालांकि अमेरिका पैसे लेकर नागरिकता देने वाला पहला देश नहीं होगा। कई देशों में चल रही नागरिकता खरीदने वाली स्कीम। ट्रंप ने जिस योजना का ऐलान किया है वैसी स्कीम दुनिया भर में कई देशों में आम है। गोल्डन वीज़ा स्कीम अमीर विदेशियों को बड़े निवेश के एवज में दूसरे देशों में रहने वाले और काम करने का हक देती है। ऐसी गोल्डन पासपोर्ट योजनाएं भी हैं जो कुछ कैरिबियाई देशों में काफ़ी लोकप्रिय हैं और इसके जरिए अमीर लोग जिस देश की नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ काम करने और वोट देने समेत अन्य नागरिकताओं और अन्य नागरिकों को मिलने वाले सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं पा लेते हैं। यूके की एडवाइजरी फर्म हेनली एंड पार्टनर्स के अनुसार 100 से अधिक ऐसे देश हैं जो अमीर लोगों को गोल्डन वीज़ा देते हैं। इसमें ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इटली जैसे मुल्क भी शामिल हैं। हेनली एंड पार्टनर्स के मुताबिक जिन देशों में नागरिकता पाना सबसे सस्ता है उसमें नार्वे सबसे अव्वल है। यहाँ की नागरिकता पाने के लिए केवल 1 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास की राशि चुकानी होती है। वहीं डोमिनिका और एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता पाने के लिए किसी व्यक्ति को 1.25 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच खर्च करना पड़ता है। तुर्की की नागरिकता खरीदने के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। ट्रंप की प्रस्तावित योजना में क्या क्या है? अमेरिका वर्ष 1990 में 5 श्रेणियों में वीज़ा प्रोग्राम लेकर आया था। इसे EB1, EB2, EB3, EB4 और EB5 के नाम से जाना जाता है। इनमें EB5 वीज़ा सबसे आसान रास्ता माना जाता था। $10 लाख यानी करीब 8.75 करोड़ रुपए निवेश करके ऐसे कोई भी व्यक्ति EB5 वीज़ा हासिल कर सकता था। शर्त यह थी कि निवेश से कम 10 लोगों को रोजगार पैदा हो। डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा के लिए रोजगार संबंधी किसी ज़रूरत का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं। EB5 वीज़ा की संख्या सीमित है। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि अमेरिकी प्रशासन को अपने सरकारी घाटे को कम करने के लिए 1 करोड़ गोल्डन कार्ड बेचने चाहिए और वो बेच सकता है। उन्होंने कहा यह अच्छा हो, शायद ये जानदार होगा। हालांकि अभी तक गोल्डन वीज़ा से जुड़ी जानकारियां स्पष्ट नहीं है। ये भी साफ नहीं है कि गोल्डन कार्ड वीज़ा होल्डर को नागरिकता पाने के लिए कितना इंतजार करना होगा। मौजूदा EB5 योजना के लाभार्थी समेत ग्रीन कार्ड धारकों को आमतौर पर नागरिकता पाने के लिए योग्य बनने से पहले 5 साल तक अमेरिका में वैध स्थायी निवासी के तौर पर रहना पड़ता है। ट्रंप ने कहा कि उनकी इस नई योजना की जानकारी अगले 2 सप्ताह के भीतर सामने आ जाएगी और इसकी होती है आलोचनाएं भी। पैसे के बदले नागरिकता पाने वाली इस तरह की योजनाएं आलोचना में भी गिरती जा रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने साल 2023 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें इस तरह की योजनाओं के लिए कहा गया था इससे विदेशी और निवेश के जरिए आर्थिक विकास बढ़ाने में तो मदद मिलती है, लेकिन ये अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सजा से बचने का भी एक जरिया है। दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे वैश्विक गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चेताया कि यूरोपीय संघ की योजनाएं वास्तविक निवेश या प्रवासन के बारे में नहीं है बल्कि भ्रष्ट के हितों के लिए है। यूरोपीय संघ की कई इकाइयां भी ऐसी योजनाओं की आलोचना कर चुकी हैं। साल 2022 में EU कमेटी और सिविल लिबर्टीज, जस्टिस एंड होम अफेयर्स ने गोल्डन पासपोर्ट पर पाबंदी लगाने के हक में वोट किया था। साथ ही ऐसे मुल्कों को गोल्डन पासपोर्ट देने पर भी रोक की मांग की थी जिनकी यूरोप में वीज़ा फ्री एंट्री थी। इस तरह की चिंताएं यूरोप के कई देशों में देखी गई हैं। इन ब्रिटेन, स्पेन, नीदरलैंड, ग्रीस भी शामिल थे जहां हालिया वर्ष में गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम को वापस लेने की मांग उठी है। उदाहरण के लिए स्पेन ने साल 2013 में शुरू किए गए गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है। इसके तहत निवेशकों को $5.25 लाख या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने के बदले में स्पेन का वीज़ा दे दिया जाता था। इस प्रोग्राम के जरिए नागरिकता के आवेदन की आखिरी तारीख 3 अप्रैल 2025 है।
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बीते साल ये कहा था कि इस योजना को खत्म करने के पीछे उनकी सरकार की मंशा ये सुनिश्चित करने की थी कि देश में घर होना एक अधिकार है और ये महज कोई कारोबार से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की ओर से यूरोपीय संघ के गोल्डन वीज़ा पर किए गए एक अध्ययन में भी इन योजनाओं के आर्थिक पहलू पर सवाल उठाया था। निष्कर्ष के तौर पर यह बताया गया था कि इन योजनाओं का आर्थिक प्रभाव एकदम ना के बराबर है और ये विदेशी निवेश का भी एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। खोजी पत्रकारों के वैश्विक नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक जांच अक्टूबर 2023 में प्रकाशित हुई थी। इसमें यह भी उजागर हुआ था कि लीबिया के एक पूर्व कर्नल जिन पर युद्ध आरोप थे, जेल की सजा पाने वाले तुर्की के एक कारोबारी ने भी नी की योजना के जरिए डोमिनिका का पासपोर्ट हासिल किया था। तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें आ रही हैं अभी हम लोगों के सामने। पीएम मोदी का यह साहस है या नेहरू की दिखाई राह को साध लिया है। रूस का पिछले एक साल से यूक्रेन पर हमला जारी है और 24 फरवरी को रूसी हमले का एक साल पूरा हो गया था। इस युद्ध में किसकी जीत होगी और किसकी हार ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस जंग के कारण पिछले एक साल में दुनिया बुरी तरह से बट गई है। भारत भी विदेश नीति के मामले में कई मोर्चों पर जूझता रहा। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है और रूस ने एक लोकतांत्रिक देश यूक्रेन पर हमला किया है। पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की खुलकर निंदा की और यूक्रेन का समर्थन किया। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत को भी दबाव रहा कि वो रूसी हमले की निंदा करे, लेकिन रूस भारत का पारंपरिक दोस्त रहा है। पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोप के देशों ने रूस से तेल और गैसों के आयात में भारी कटौती की है। यूक्रेन में अप्रत्याशित रूप से हथियार भेजे गए हैं ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की निंदा नहीं की। रूस से साझेदारी पर नहीं आई है आंच। यूक्रेन संकट में भी भारत और रूस की साझेदारी पर अब तक कोई आंच नहीं आई है। पिछले साल सितंबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। दोनों नेताओं ने कहा था कि रूस और भारत की दोस्ती अटूट है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के कैमरे के सामने ही कहा था कि अब युद्ध का जमाना नहीं है, लेकिन जंग के एक साल होने के बावजूद भारत ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार नहीं बताया है और न ही इसकी निंदा की है। एक तरफ यूरोप ने रूस से तेल और गैस लेना लगभग बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ भारत का रूस से तेल आयात बढ़ता गया। इस वित्त वर्ष में अब तक रूस से भारत का आयात लगभग 400% तक बढ़ा है। आयात में ये उछाल रूस के छूट के साथ मिल रहे कच्चे तेल के कारण है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 10 महीने में भारत के लिए मर्चेंटाइज आयात के मामले में रूस चौथे नंबर पर रहा। वहीं पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर यूएई और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। भारत का रूस से आयात इस वित्त वर्ष में 37.31 अरब डॉलर का रहा, जो इस अवधि में पिछले साल महज 7.71 अरब डॉलर का था। भारत के वाणिज्यिक सचिव सुनील बर्थवाल ने निक्केई एशिया से कहा है कि भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है और उसे रिफाइंड कर पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में बेचा है। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत से पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात भी मजबूती से बढ़ा है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच भारत से पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात 78.58 अरब डॉलर का हुआ, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 50.77 अरब डॉलर का था। इसके अलावा रूस में निर्मित हथियारों की खरीदारी भी लगातार कर रहा है। कहा जा रहा है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के देश पश्चिम के यूक्रेन पर ध्यान करने को खाद्य सुरक्षा, महंगाई और बढ़ते कर्ज जैसे ज़रूरी मुद्दों को ध्यान भटकाने के तौर पर देख रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले में भारत के रुख को कई लोग साहसिक बता रहे हैं, तो कई लोग इसे भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति से जोड़ रहे हैं। वही कईयों का मानना है कि भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है। यूक्रेन संकट के दौरान मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति को जिस तरह से आगे बढ़ाया, इसके पीछे मुख्य रूप से 4 कारण बताए गए। ये 4 कारण है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऊर्जा, हथियार और प्रभाव। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक हैं। जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी तभी सोवियत यूनियन ने 1900 में पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला था, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध मगर शीत युद्ध के दौरान आई। आज़ादी के बाद से ही भारत की सहानुभूति सोवियत यूनियन से रही है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की पॉलिटिकल साइंटिस्ट पिल्लई राजेश्वरी ने लिखा है कि भारत की सोवियत यूनियन ने सहानुभूति उपनिवेश और साम्राज्यवाद विरोधी भावना के कारण भी है। ये भावना शीत युद्ध के दौरान शीर्ष पर रही। कहा जाता है कि भावना कई बार पश्चिम और अमेरिका विरोधी भी हो जाती है और शीत युद्ध के बाद भी भारत की सहानुभूति रूस से खत्म नहीं हुई। यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
यूक्रेन संकट में भारत के रूप से पश्चिम को भले ही निराशा हुई, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जोरदार और आक्रामक तरीके से अपनी नीति का बचाव कर रहे हैं। जयशंकर भारत के रुख पर यूरोप की निराशा और सवालों का जवाब बहुत ही आक्रामक तरीके से दे रहे हैं। पिछले साल जून महीने के पहले हफ्ते में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, यूरोप इस मानसिकता के साथ बड़ा हुआ है कि उनकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के प्रोफेसर प्रभाष रंजन ने जयशंकर की इस टिप्पणी को 3 नवंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र आमसभा में नेहरू के भाषण से जोड़ा था। नेहरू ने कहा था कि यूरोप की समस्याओं के समाधान में भी समान रूप से मैं दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं दुनिया यूरोप के आगे भी है। आप इस सोच के साथ अपनी समस्या नहीं सुलझा सकते कि यूरोप की समस्या ही मुख्य रूप से दुनिया की समस्या है। जयशंकर ने भी यही कहा कि यूरोप इस माइंडसेट के साथ बड़ा हुआ है कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। समस्याओं पर बात संपूर्णता में होनी चाहिए। अगर आप दुनिया की किसी एक भी समस्या की उपेक्षा करते हैं तो आप समस्या ठीक से नहीं समझते। मैं एशिया के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहा हूँ और एशिया भी इसी दुनिया का हिस्सा है। जयशंकर की इस टिप्पणी का हवाला देते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने भी इसी महीने म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारतीय विदेश मंत्री की टिप्पणी में दम है, लेकिन ये न केवल यूरोप की समस्या नहीं रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा। तो मौजूद हूँ आप लोगों के साथ CPR कर्नल पल्स रेडियो में 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर। धन्यवाद।